नमस्कार दोस्तों। 4 दिसंबर 2025 को रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा करना ये पुतिन के सम्मान में और इस दौरे के लिए बहुत ही अहम था। दुनिया की सारी मीडिया और स्पेशली वेस्टर्न और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नज़र इन चीज़ों पर था कि मॉस्को और नई दिल्ली के बीच कौन से बैठक, कौन से समझौते और क्या संकेत दिए जा रहे हैं। क्या पुतिन का ये दौरा भारत के लिए और दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण था या सिर्फ 2 देशों के बीच का एक डिप्लोमेसी थी या आने वाले समय में दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में पावर शिफ्टिंग का एक संकेत था? इन्हीं सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट चंदन जी मौजूद हैं। चंदन जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुतिन के इस भारत दौरे से दोनों देशों के बीच या दोनों देशों के लिए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण था और दुनिया को नई न्यू दिल्ली और मॉस्को ने क्या संदेश दिया? पहले धीरज जी आपको नमस्कार। देखिए ये जो दौरा है 3 लेवल पर बहुत ही अहम रहा। पहला जो हो गया आपको स्ट्रेटेजिक लेवल पर, यानी पुतिन ने सीधे तौर पर भारत को एक विश्वसनीय साझेदार कहा और ये शब्द नॉर्मली शायद ही रसिया किसी और देश के लिए कहता हो। और दूसरी बात जो है इकोनॉमिक लेवल पर, यानी कि दोनों देशों ने ट्रेड के मामले में अगले 5 साल में $100 बिलियन ट्रांजैक्शनल फ्री लिंक पर सिस्टम को ले जाने की बात की है। यानी कहने का मतलब है कि इसको डॉलर पर निर्भरता कम करने का एक बड़ा संकेत है। राइट, तीसरी जो बात है एनर्जी डिफेंस लेवल, यानी एस-400 की डिलीवरी हो, AK-23 राइफल की मैन्युफैक्चरिंग हो, न्यूक्लियर कोऑपरेशन हो या क्रूड ऑयल डिस्काउंट हो, इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। यानी ये सब चीजें दिखाती है कि मॉस्को दिल्ली का जो ट्रांसैक्शन है वो केवल ये क्या बोलते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यानी कहने का मतलब है कि एक डिप्लोमेसी ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एक्सिस की तरह है। वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को भारत और रसिया ने एक आईना दिखाया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि आपके चाहे सैंक्शन इम्पोज करने से या टैरिफ इम्पोज करने से हम झुकने वाले, आपके दबाव में आने वाले नहीं हैं। और देखिए इस समय में रसिया के साथ ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, उसके साथ इंडिया है, चाइना है और मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और एक दिए गए इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन ने कहा जब उनसे जी7 के बारे में जब उनसे चर्चा की गई तो वो उन्होंने बड़े ही तंज लहजे में कहा कि जी को ग्रेट से क्यों ये बोला जा रहा है। और उन्होंने कहा पीपीपी यानी कि परचेज पैरिटी यानी मॉडल पर भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। तो हालांकि उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा वेस्टर्न कंट्रीज पर तंज करते हुए कि जर्मनी, फ्रांस तमाम यूरोपियन कंट्रीज का इकोनॉमी धीरे-धीरे श्रिंक हो रहा है। यानी पुतिन का ये बयान ट्रंप के वो बयान जिनमें ट्रंप ने ये कहा था कि इंडिया और रसिया का जो इकोनॉमी है श्रिंक कर रही है। उस बयान पर इनका पुतिन का बयान एक गाल पर करारा तमाचा की तरह है। एक्चुअली में ट्रंप ने कहा था सर कि जब ट्रेड वॉर भारत और यूएसए के बीच चल रहा था कि मैं केयर नहीं करता हूँ क्योंकि रसिया और इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। जबकि आपको आपको रिसेंटली ही भारत का सेकंड क्वार्टर का भी रिजल्ट आया जिसमें 8.2 के साथ भारत मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की जी, तरफ बढ़ते हैं चंदन जी। जी, मिसाल है मिसाल है भारत और रसिया के बीच की दोस्ती का दुनिया में। ये जब-जब टेस्ट किया गया है तब-तब देखा गया है। जी। पुतिन एज़ अ प्रेसिडेंट 2000 ईस्वी में भारत आए थे, उस समय की परिस्थिति और पुतिन इस बार फिर 2025 में भारत आए हैं, इस बार की परिस्थिति में आप कितना अंतर देखते हैं? साथ ही साथ ये दोनों देश यानी कि रसिया यानी कि मोस्ट सैंक्शन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड रसिया एंड मोस्ट टैरिफ कंट्री इन द वर्ल्ड भारत एक दूसरे के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, पुतिन जब पहली बार भारत के दौरे पर आए थे 2000 ईस्वी में, उस समय की जो हालात थी और आज की हालात में ज़मीन और आसमान का अंतर है। उस समय आप जानते हैं कि यूएसएसआर के विघटन के बाद जो 1991 में हुआ था, रसिया एक बेहद ही कमज़ोर देश बन चुका था और या उसका जो इकोनॉमी है, वो भी बेहद कमज़ोर थी। वहीं जहाँ तक सवाल है भारत का, तो भारत भी
कारगिल युद्ध के चलते पाकिस्तान से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे और पोखरण 2 के परीक्षण के बाद में वेस्टर्न कंट्री सहित अमेरिका का भी दबाव भारत पर था और उन लोगों ने भारत पर सैंक्शन लगा दिया था। तो और उस समय दोनों को जरूरत थी और एक मजबूती के साथ जरूरत थी और दुनिया उसमें यूनिपोलर थी, यानी ऑलमाइटी केवल अमेरिका था, चाइना भी उतना कुछ खास नहीं था और ये दोनों देश तो कमजोर थे ही। और आज का जो हालात हैं, आज के हालात में भी देखिए परिस्थितियां आपको कुछ वैसी ही देखने के लिए मिलेंगी। रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगाया है और भारत जैसे आप जस्ट देख रहे हैं पाकिस्तान से हमारे रिश्ते आज भी अच्छे नहीं है, चाहे पहलगाम अटैक हुआ हो, चाहे अभी दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ हो, तो हमारे रिश्ते आज दिन भी अच्छे नहीं है। लेकिन भारत और रसिया अब कमजोर नहीं रहे हैं। अब आप आज के युग में आप एक मल्टीपोलर वर्ल्ड देख रहे हैं जहां पर यूएस वर्सेस रसिया है, यूएस वर्सेस ये चाइना है, अब इंडिया भी एक इमर्जिंग पावर के तौर पर ये हो रहा है। तो पहले और आज के हालात में बहुत अंतर है और जहाँ तक सवाल है आप ये पूछ रहे थे कि किस तरह से एक दूसरे की ज़रूरत है। एक दूसरे की ज़रूरत इसलिए है कि दोनों हुँ, देश जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ का दबाव ये झेल रहे हैं और दोनों देश मतलब कि रसिया को चाहिए एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर वो भारत के रूप में है और भारत को चाहिए मिलिट्री इक्विपमेंट जो रूस उसको पूर्ति करता है। राइट। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो रसिया और इंडिया जो दोनों देश हैं, ये वेस्ट के सताए हुए दो देश हैं और रियली में मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद रसिया और इंडिया के बीच का रिलेशन इतना इम्प्रूव हुआ है कि लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें एक कहावत है कि हिंदी में कि घी में आग डालने का जो काम किया वो बहुत क्लोज किया और इस पर आर्टिकल भी बहुत यूएसए में पब्लिश हो रहे हैं। आर्टिकल भी पब्लिश हो वहाँ के जियोपॉलिटिकल फील्ड में वहाँ इस चीज़ों को डिस्कशन हो रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने रसिया और इंडिया को इतना क्लोज ला दिया कि अब इंडिया को ट्रस्ट करना और इसको बिल्डअप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जनन जी। नहीं पुतिन की ये दौरा। जी, यस। जी। अमेरिका जो है मतलब कि धीरे-धीरे पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करेगा। अमेरिका की जो हुँ, एक्टिविटी है। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, डिफेंस और एनर्जी फील्ड से है। भारत जो सैंक्शन झेल रहा है, 50% जो टैरिफ झेल रहा है, वो इसलिए झेल रहा है कि अमेरिका का कहना ये है कि भारत रसिया से ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है, एनर्जी इम्पोर्ट कर रहा है। तो डिफेंस कोऑपरेशन और एनर्जी फील्ड में दोनों देशों के बीच कौन सी ऐसी कंक्रीट बातचीत हुई जिसे लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बेनिफिशियल होगा? देखिए धीरेन्द्र जी इसमें जो पहले जो एस-400 डिलीवरी जो है उसका टाइमलाइन उसका क्लियर की गई कि जो बचे हुए एस-400 है वो कब तक से भारत में आ जाएगी। और दूसरा जो है एसयू-30 एमकेआई अपग्रेड प्रोग्राम जो इंडिया के लिए मतलब कि ह्यूज और न्यू रेडार्स, वेपन इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम यानी इंडियन एयर फोर्स की क्षमता को और जो है ये बढ़ाएगी। और तीसरा है हुँ, ब्रह्मोस रेंज मतलब इसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है उसको 800 किलोमीटर तक की जाएगी। और एक है सबमरीन कॉर्पोरेशन यानी नेवी के लिए अमूर क्लास सबमरीन्स पर मतलब फास्ट ट्रैक कंसल्टेशन हुई कि ये सभी डेवलपमेंट इंडिया को 2030 तक एक फॉर्मिडेबल रीजनल पावर्स के तौर पर ये करेंगी। और जहाँ तक सवाल है यस। एनर्जी सेक्टर में आपको डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल जारी रहेगा। इसमें ऑयल परचेज़ इसको मतलब रुपीज़ और रूबल में मतलब कि मैकेनिज़्म से बढ़ेंगे। और एक हुँ, कुरुक्षेत्रम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जो फेज़ 6 में है, इसका भी प्रोग्रेस पर फास्ट ट्रैक एग्रीमेंट बनी है। और इंडियन कंपनीज़ के रूस में जो मतलब फर्टिलाइजर्स माइंस में इन्वेस्टमेंट का भी प्रपोज़ल आया है। और ये डील्स जैसे इन्फ्लेशन को कम रखने के लिए, फूड सिक्योरिटी स्टेबलाइज़ करने के लिए और लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई इंश्योर करने के लिए मासिव रोल निभाएँगी। ओके, गुड। तो जी एक सवाल जियोपॉलिटिकल बहुत इम्पोर्टेंट है और सवाल ये है कि इंडिया को वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्री भारत का जो स्टैंड है उसको खासा सवाल के घेरे में रखा जाता है जबकि भारत इसको अपना स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी बोलता है। खास तौर से तब से ये सवाल यूरोप के द्वारा उठाया जाने लगा जब रसिया यूक्रेन के वार हुआ और भारत ने किसी का साइड नहीं लिया।
आप इस चीज को, भारत के इस स्टैंड को कैसे देखते हैं? आप एज अ न्यूट्रलिटी देखते हैं या एज अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखते हैं? देखिए मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन के बातचीत के दौरान कहा कि भारत इस मसले पर न्यूट्रल नहीं है। भारत का एक पक्ष है और वो पक्ष है शांति। यानी भारत हर मसले का हल शांति के तौर पर चाहता है। मतलब कि डायलॉग के तौर पर, एस्केलेशन के तौर पर। देखिए और दूसरा जहाँ तक सवाल है, मतलब कि इसमें नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, मतलब कि भारत जो भी डिसीजन लेगा वे भारत के लोगों के पक्ष में डिसीजन लेगा, न कि वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका के दबाव में। और ये सब चीजें मतलब कि ये वेस्टर्न कंट्रीज देख चुके हैं। और तीसरा जो हुँ, बोले आपको, नो अप्रूवल ऑफ वार, नो कंडमनेशन आइदर। मतलब भारत इस मसले पर उसका सिद्धांत साफ है, वो डायलॉग के चलते। और प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि ये देश बुद्ध का है, युद्ध का नहीं। हर मसला एग्ज़ैक्ट जो है मतलब कि बातचीत और शांति तरीके से ही सॉल्व हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि दोनों देश तैयार रहे, और अगर दोनों देश तैयार रहेंगे तो भारत जो है अपना मतलब कि पक्ष, दोनों देश पक्ष रखें और भारत मतलब बीच में पड़ने के लिए तैयार है। यानी कि ये बात रसिया और यूक्रेन के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो भारत इसमें मीडिएशन कतई न्यूट्रल। मतलब भारत मतलब तो अगर दोनों देश तैयार हो तो बातचीत के मसला पर तैयार हो तो भारत उसमें मीडिएशन करने का मतलब हाँ। रोल निभा सकता है। आप ये कहें। हुँ, हाँ, इस बात का प्रस्ताव तो अमेरिका के जियोपॉलिटिक्स में भी थिंक टैंक में भी डिस्कस हो रहा था कि जो रसिया यूक्रेन वॉर का जो एंड है, वो न्यू दिल्ली से होके निकलती है और इसी चीज़ के लिए तो यहाँ पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को पनिश किया जा रहा था। कि ताकि हुँ, भारत हुँ। इतना बड़ा बायर है ऑयल का, तो भारत अगर नहीं लेगा तो रसिया के ऊपर दबाव बनेगा और शायद इसका इसका अपोजिट रिएक्शन, लेकिन हालाँकि वो वर्क नहीं किया। पुतिन उतना दबाव में आने वाले लीडर है नहीं। ठीक है सर, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इतनी सारी डेवलपमेंट होने के बावजूद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस स्थिति में है कि भारत के ऊपर कोई सैंक्शन इम्पोज़ करने की हैसियत करता हो या कर सकता हो? No, no, not at all, and I don't think so. Because India plays a strategic, crucial role in US Indo-Pacific region. And the second thing is that चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया उसमें मेन सेंट्रल रोल करता है प्ले। और तीसरी बात जो है आपको, भारत अमेरिका का जो ट्रेड है अब 200 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है। यानी कि इफ अमेरिका impose the sanction on India, then it will be punishes for both of the country. And if you would have seen in a recent interview when President Putin was asked by an interviewer, then he said, if America has a right to buy fuel from Russia, then why not India? Means this Exactly, is so, exactly. this shows the hypocrisy of America. Means हाँ, यस। one side you are doing the things which is in the favor of your people, and other side you are prohibiting other country. Why it is so? So यही सवाल है कि कभी भी अमेरिका भारत पर सैंक्शन नहीं करेगा। और इसका कारण, और प्लस में भारत क्वाड का एक सदस्य भी है, भारत एक स्ट्रेटेजिक रोल करता है। और हाँ, लेकिन मतलब कि प्रेशर पॉलिटिक्स, कमेंट और मतलब ये सब चीजें आपको फ्यूचर में दिखाई देंगे। लेकिन सर सैंक्शन मैं का जहां तक सर मैं इसी आपके जवाब में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि सैंक्शन नहीं लगाएगा। जब 50% टैरिफ इंडिया पे इम्पोज़ किया गया, उस टैरिफ का नाम सैंक्शन ही वो लोग दिया था कि भारत वो वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जो स्पोक पर्सन है, लेटविया करके हैं, उनका बयान अब मैं बहुत बार सुना। उन्होंने सैंक्शंस वर्ड का यूज़ किया। तो ये इंडिया पर सैंक्शन है। ये सैंक्शन इसलिए है कि चूंकि इंडिया को हम लोग कह रहे हैं कि आप रशियन ऑयल बाई मत करो, लेकिन इंडिया बाई करने से नहीं रुक रहा, इसलिए 50% और एक्स्ट्रा हम लोग सैंक्शन लगाए, नॉट टैरिफ लगाए। 25% तो टैरिफ था पहले से, लेकिन 25% टैरिफ जो इंक्रीज हुआ एज ए सैंक्शन यूज हुआ। ओके, ठीक है, मैं अगले सवाल की तरफ जाना चाहता हूँ। देखिए, एक बात बताएँगे, अब कोई भी देश अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं बनना चाहता है। यूक्रेन प्रॉक्सी बन करके अभी परिणाम देख रहा है अभी। हाँ, यस, यस, यस। और रिसेंट का न्यूज़ है सर, जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब की बात है।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नाटो कंट्री को ये वार्न किया है कि 2027 तक अगर तुम लोग नाटो को लीड नहीं किया, तो अमेरिका यहाँ से लीव करके तुम लोग लीड करो, अब अमेरिका लीड नहीं करेगा। इससे पूरा का पूरा यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है। तो सोचिए कि अब अमेरिका किस पथ पर चल पड़ा है। ठीक है, मेरा मेरा अगला सवाल ये है, पुतिन की इस यात्रा से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मुझे संक्षेप में और थोड़ा ऐसा जवाब चाहिए कि दर्शक भी समझ सके, सिंपल हो। देखिए रसिया जो है भारत को हमेशा से सपोर्ट करते आया है और इस दौरे से दोनों के रिश्तों में एक जो है स्पष्टता साफ तौर पर देखने के लिए मिली है। एक तरफ इंडिया वेस्ट का पार्टनर है, वहीं रसिया का दोस्त भी है और चाइना पर नजर रखने वाला एक बैलेंस पावर है। और ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के इमर्जिंग फ्यूचर की तरफ भी एक झलक है। एक बात बताना चाहेंगे आपको, रसिया जो है अपने वीटो पावर से भारत को हमेशा एक जियोपॉलिटिक्स में सपोर्ट करते रहा है। तो ये जो हाँ, विजिट है, भारत सही के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा और भारत और रसिया दोनों ने वेस्टर्न कंट्री सहित यूरोप को एक पाठ पढ़ाया कि हम अब आपके दबाव में नहीं है। अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ ये दुनिया, ये विश्व बढ़ रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है चंदन जी इस पूरे वार्तालाप का कि दुनिया की मोस्ट टैरिफ कंट्री और दुनिया की मोस्ट सैंक्शन कंट्री दोनों ने मिलकर यूरोप को एक पाठ ये पढ़ा दिया कि तुम्हारे सैंक्शन और तुम्हारे टैरिफ कितना भी इम्पोज कर लो, न रसिया मार्जिनलाइज होने वाला है और न इंडिया के ग्रोथ को रोका जा सकता है। सेकेंड क्वार्टर का अभी रिसेंट जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया, भारत 8.2 से ग्रोथ के जितना, जबकि इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था, उस एक्सपेक्टेशन को भी हमने क्रॉस कर दिया। ये ट्रम्प के लिए रियली शॉकिंग था कि जिस देश ने 50% टैरिफ झेल रहा हो और आज दुनिया के फास्टेस्ट इकोनॉमी बना, वो भी यूएसए जैसे मार्केट को मतलब त्याग के द्वारा टैरिफ लगाने के बावजूद भी ट्रम्प के लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा, मतलब ज़रा सोचने वाली ये बात होगी। ये न्यूज़ ट्रम्प के लिए रियली में शॉकिंग होगा। रही बात जो 2 बिलियन डॉलर के जो आपने बात कहा कि 2 बिलियन डॉलर को इंडिया यूएस के ट्रेड को क्रॉस कर रहा है। अभी रिसेंट में 50% टैरिफ की वजह से सर 30% या 40% के आस-पास अभी इंडिया का एक्सपोर्ट टू द यूएस घट गया है एक्चुअली, ये रिसेंट डेटा है। तो इन सारी कंक्लूजन के साथ हम इस टॉपिक को अब यहीं पर स्टॉप करेंगे और चंदन जी रियली में बहुत ही शानदार और बहुत ही टू द पॉइंट और सटीक विश्लेषण था जियोपॉलिटिक्स पर। और चूँकि मैं जानता हूँ आपको, आप जियोपॉलिटिक्स के बहुत ही बड़े जानकार हैं और आपका विषय भी वो रहा है, तो हम फिर से एक नए एपिसोड में और नए इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी हो, जो भी करंट इश्यूज़ होंगे, हम उसको डिस्कस करने के लिए फिर एक बार आपके लोगों के बीच मौजूद होंगे। और दर्शकों के लिए सवाल है कि आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं और कुछ हमसे अगर हमें सुझाव देना चाहते हैं कि वीडियो में ये भी होना चाहिए, ये फैसिलिटी या जो भी हो, तो हम ज़रूर वैसा करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जी।